नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने भाग 1 और भाग 2 के अनुच्छेद को याद किया था। आज भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को याद करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम पहले अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 को याद करेंगे और उसके बाद एक एक अनुच्छेद को डिटेल करेंगे। तो भाग 3 प्रारंभ करने से पहले दोस्तों मैं भाग 1 और भाग 2 के अनुच्छेद को एक बार रिवाइज मार देता हूं। देखिए क्या पढ़ा था हमने। भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र। भाग 1 है दोस्तों संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा या स्वदेशी भूमि के द्वारा। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। ये हमने पढ़ा था दोस्तों लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों भाग 3। ध्यान दीजिए दोस्तों, भाग 3 है मौलिक अधिकार। भाग 3 दोस्तों मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 है मौलिक अधिकार। हमें इसमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 है दोस्तों मौलिक अधिकार। लेकिन भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए मुख्य रूप से अनुच्छेद पकड़ना है अनुच्छेद 14 से दोस्तों अनुच्छेद 14 से 32। देखिए दोस्तों भाग 3 मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिए दोस्तों, भाग 3 मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम यह समझते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, भारत के नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक विकास हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को भारत का संविधान प्रदान करता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान करता है भारत का संविधान। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं, भारत के नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक विकास हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार प्रदत्त करता है दोस्तों, मौलिक अधिकार प्रदत्त करता है दोस्तों भारत का संविधान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार प्रदत्त करता है भारत का संविधान। मौलिक अधिकार 2 प्रकार के नागरिकों को प्रदत्त किया जाता है, जिसे हम एक कह सकते हैं दोस्तों भारतीय नागरिक और एक कहेंगे दोस्तों विदेशी नागरिक। पहले हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय नागरिक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले पकड़ते हैं दोस्तों भारतीय नागरिक। ध्यान दीजिए, भारतीय नागरिक। दूसरा मैं लिख रहा हूं दोस्तों व्यक्ति। जब मैं बात करता हूं व्यक्ति की, तो व्यक्ति से तात्पर्य होता है भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक। यहां पर व्यक्ति से तात्पर्य है दोस्तों भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक। यहां पर दोस्तों व्यक्ति से तात्पर्य भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हम समझने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, भाग 3 है मौलिक अधिकार।
भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार, जिसमें हमें अनुच्छेद पढ़ना है अनुच्छेद 12 से 35। लेकिन मुख्य तौर से जो मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल्स है दोस्तों, यह है अनुच्छेद 14 से लेकर दोस्तों 32, अर्थात बाकी सभी आर्टिकल जो है दोस्तों वो सप्लीमेंट्री आर्टिकल्स है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें आर्टिकल 14 से 32 दिया है दोस्तों मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रदत्त है दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा? ये देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रदत्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय नागरिक, केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, इन 5 अनुच्छेदों में जो भी मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए, अर्थात अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में प्रदत्त मौलिक अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है दोस्तों भारतीय नागरिकों को, अर्थात ये विदेशी नागरिकों को प्रदत्त नहीं है। इसके अतिरिक्त 14 से 32 तक जो भी मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदत्त है दोस्तों, अर्थात ये व्यक्तियों को प्रदत्त मौलिक अधिकार है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी मैंने बताया कि व्यक्ति से तात्पर्य है भारतीय नागरिक तथा विदेशी नागरिक, अर्थात भारतीय नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा समस्त मौलिक अधिकार प्रदत्त किया जाता है, लेकिन विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार भी प्रदत्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। जो मौलिक अधिकार होता है दोस्तों, सामान्यतः मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध नागरिकों को दिए जाने वाला एक गारंटी होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदत्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, देखिएगा। मौलिक अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। सामान्यतः जो मौलिक अधिकार होता है यह राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त किए जाते हैं दोस्तों, यह है अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार है दोस्तों, यह राज्य कृत्यों के विरुद्ध, राज्य कृत्यों के विरुद्ध मौलिक अधिकार है। राज्य कृत्यों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार है दोस्तों, राज्य कृत्यों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार है दोस्तों शेष अनुच्छेद, शेष अनुच्छेद। ध्यान दीजिएगा, अर्थात अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 को छोड़कर शेष अनुच्छेद जो है दोस्तों, यह राज्य कृत्यों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर राज्य का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर राज्य का मतलब क्या है। राज्य की परिभाषा दी गई है दोस्तों अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, राज्य की परिभाषा दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 12 में।
यहां पर राज्य का मतलब होता है, अनुच्छेद 12 में दिया गया है दोस्तों राज्य की परिभाषा, जिसमें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है दोस्तों केंद्र, अर्थात केंद्र सरकार तथा संसद, राज्य सरकार तथा राज्य विधान मंडल, स्थानीय प्राधिकारी का मतलब होता है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय। अन्य प्राधिकारी जैसे कि इंडियन रेलवे, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि सेल भेल गेल, ओएनजीसी, बीसीसीआई, ये सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो सरकार के द्वारा या सरकार के अनुदान के द्वारा रन किए जाते हैं, ये सभी दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, अर्थात राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। इसको थोड़ा सा भी हम आगे देखेंगे दोस्तों, राज्य की परिभाषा। लेकिन न्यायालय को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है दोस्तों। आगे देखते हैं डिटेल में, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार है 15, 2, 17, 23 और 24, जबकि राज्य कृत्यों के विरुद्ध जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है दोस्तों यह है शेष अनुच्छेद। ध्यान दीजिएगा, केवल नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार है 15, 16, 19, 29, 30। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रदत्त मौलिक अधिकार है शेष अनुच्छेद। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसे मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा गया है, यह दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 13 जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अर्थात राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी भी नागरिक या किसी भी विदेशी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होगा दोस्तों, तो आप जा सकते हो सर्वोच्च न्यायालय। इसीलिए अनुच्छेद 13 में लिखा गया है मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अर्थात मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में जो मौलिक अधिकार की अवधारणा आई है दोस्तों, मौलिक अधिकार की अवधारणा प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से दोस्तों मौलिक अधिकार की अवधारणा को भारत में लिया गया है। अर्थात भारत में जो मौलिक अधिकार की संकल्पना आई, यह ली गई है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में जब भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उस स्थिति में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है दोस्तों 6। तो देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें डिस्कस करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें डिस्कस करना है। देखिएगा, संविधान द्वारा कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार, वो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो भारतीयों को या व्यक्तियों को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया। ध्यान दीजिए, पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमें पढ़ना है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 14 से हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 18। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। दूसरा देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हमें पढ़ना है अनुच्छेद 19 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 22 तक। ध्यान दीजिएगा, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 23वां
24। इसमें हमें दो आर्टिकल पढ़ना है दोस्तों, अनुच्छेद 23 व 24। दिमाग में बैठाइएगा। भारत के संविधान द्वारा कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार या संरक्षण का अधिकार, यह है दोस्तों 23वां 24। इसके बाद चौथा मौलिक अधिकार देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पकड़ना है दोस्तों अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पांचवा है संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार पकड़ना है दोस्तों अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। और छठवां मौलिक अधिकार जिसे दोस्तों हटा दिया गया है, छठवां मौलिक अधिकार जिसे हटा दिया गया है दोस्तों, ये आपका है संपत्ति का अधिकार। ये पकड़ना है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन, इसे दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल था दोस्तों अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। इसे दोस्तों समाप्त कर दिया गया है, दिमाग में बैठाइएगा। तो ये हट गया है दोस्तों। इस प्रकार से जो छठवां मौलिक अधिकार हो जाता है, यह है दोस्तों संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह पकड़ना है दोस्तों अनुच्छेद 32। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए थे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत रिपील्ड कर दिया गया, हटा दिया गया है। अर्थात वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, तो 6 मौलिक अधिकार में पहला है दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार 29-30, और जिसे हटा दिया गया है दोस्तों संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। छठवां है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 32। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त 5 मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए संविधान द्वारा एक अनुच्छेद, एक मौलिक अधिकार प्रदत्त किया गया है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये दोस्तों मैंने यहां पर आपको मौलिक अधिकार का एक संक्षिप्त विवरण दिया दोस्तों। एक बार शॉर्ट रिवाइज मारते, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक शॉर्ट रिवाइज देखते हैं। देखिएगा, भारत के नागरिकों को तथा व्यक्तियों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के नागरिकों के तथा व्यक्तियों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व बौद्धिक विकास हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। ध्यान दीजिए, केवल नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। लेकिन व्यक्तियों को प्रदत्त मौलिक अधिकार है इन 5 को छोड़कर, यह है दोस्तों शेष मौलिक अधिकार, अर्थात विदेशी नागरिकों को ये 5 मौलिक अधिकार प्रदत्त नहीं किए जाते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 15 है जिसको हम अभी आगे याद करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 15 है सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 है दोस्तों अवसरों की समानता, अनुच्छेद 19 है दोस्तों विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि के संरक्षण का अधिकार है, अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि के संरक्षण हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार है।
जो मौलिक अधिकार प्रदत्त किए जाते हैं दोस्तों, सामान्यतः मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध प्रदत्त किए जाते हैं राज्य, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15(2) है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 17 है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत, और 23 है दोस्तों, मानव दुर्व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित। अनुच्छेद 24 है दोस्तों, बाल श्रम प्रतिबंधित। इसके अतिरिक्त ये 4 मौलिक अधिकार ऐसे हैं दोस्तों जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त किए गए हैं, लेकिन राज्यों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार इनके अतिरिक्त शेष अनुच्छेद है। ध्यान दीजिएगा, यहां राज्य इसकी परिभाषा दी है दोस्तों अनुच्छेद 12 में, जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए दोस्तों। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को, और ध्यान रखने वाली बात है कि भारत का मौलिक अधिकार प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। चलिए दोस्तों, अब हम आज भाग 3 में दोस्तों हम 44वें संविधान संशोधन को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा बेस पॉइंट तैयार होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। बाद में मैं जब आपको अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, भारत के संविधान में संशोधन बताऊंगा, तब मैं आपको 44वां संविधान संशोधन को और डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं उसका थोड़ा सा ढांचा आपका तैयार करता हूं। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 15 तक पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन में हुआ क्या है, ये थोड़ा सा हम देखने जा रहे हैं। बाद में जब हम संविधान संशोधन एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी सी बातें समझते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन, इसकी पहली बात, ध्यान दीजिएगा, पहली बात अनुच्छेद 19, ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 जिसमें लिखा गया है, हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अनुच्छेद 19 में लिखा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 में लिखा गया है विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, इसका थोड़ा सा ब्लूप्रिंट समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल 2 सूरतों में लागू किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल का पहला कारण होता है दोस्तों युद्ध। यदि किसी देश के साथ युद्ध हो, वह बाहरी आक्रमण हो या बाह्य आक्रमण हो, ध्यान दीजिए दोस्तों, या बाह्य आक्रमण हो, ध्यान दीजिएगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19, ध्यान दीजिएगा, युद्ध तथा बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात युद्ध तथा बाहरी आक्रमण की स्थिति में जब आपातकाल घोषित किया जाएगा तो उस स्थिति में दोस्तों अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। यह दोस्तों स्वतः निलंबित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह दोस्तों स्वतः निलंबित हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 19 में दूसरी बात कही गई है दोस्तों, यदि सशस्त्र विद्रोह अगर हुआ भारत में, अगर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होता है दोस्तों, तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते। इसे निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत होती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 में सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कहा गया है कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन नहीं होता है। यह स्वतः निलंबित नहीं होता है दोस्तों, अर्थात इसे निलंबित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अर्थात यह स्वतः निलंबित नहीं होता है। इसे हम डिटेल में अभी आगे समझेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। दूसरा है दोस्तों अनुच्छेद 20 व 21 के बारे में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 20 व 21 जिसे हम आगे अभी पढ़ेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 20 में, जिसको हम आगे अभी याद करेंगे दोस्तों, तो अब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है दोस्तों दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, तथा अनुच्छेद 21 में लिखा है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को किसी भी स्थिति में, अर्थात भारत में यदि आपातकाल भी लागू होता है तब भी अनुच्छेद 20 व स्थिति को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। यहां पर कहा गया है दोस्तों किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 20 व 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। यहां पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया है दोस्तों, इसमें संशोधित किया गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 20 व 21 को यदि भारत में आपातकाल भी लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति भी चाहे तो अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं कर सकता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 20 व 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस बात को लिखा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस बात को लिखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 359 क्या कहता है दोस्तों, इसको समझिएगा। अनुच्छेद 359, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 359 में लिखा गया है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 व 21 के सिवाय या 20 व 21 के अतिरिक्त किसी भी अनुच्छेद को निलंबित कर सकता है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 359 में लिखा गया है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 व 21 के अतिरिक्त सभी अनुच्छेद को, सभी प्रदत्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। सभी प्रदत्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, निलंबित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रपति भी चाहे तो अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 359 कहता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में भी अनुच्छेद 20 व 21 के सिवाय किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, लेकिन 20 व 21 को निलंबित नहीं कर सकता। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
अनुच्छेद, ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19, या इसे कह सकते हैं 19(1) च, 19(1) च या 19(1) F। ध्यान दीजिए, यह है दोस्तों मौलिक अधिकार, यह है दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19(1) च या 19(1) F, यह है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19(1) F या 19(1) च, इसमें लिखा गया है दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद एक नया आर्टिकल बनाया गया है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 में, अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे दोस्तों। अभी मेरा मेन फोकस है अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 को एक बेस पॉइंट देना, ताकि मैं जैसे अनुच्छेद चालू करूं थोड़ा सा व्यू आपका क्लियर हो। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 300 का, इसमें लिखा गया है दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, अर्थात संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ध्यान दीजिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो यह है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978। ध्यान दीजिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 19 के बारे में, यदि भारत में युद्ध तथा बाहरी आक्रमण होता है तो युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन नहीं होता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह, यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह यहां पर यदि भारत में दोस्तों ध्यान दीजिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 19 में लिखा गया है दोस्तों, युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है, जबकि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी स्थिति में या आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 व 21 को स्वतः निलंबित नहीं किया सकता। अनुच्छेद 359 कहता है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 व 21 को के सिवाय क्या अतिरिक्त सभी प्रदत्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19(1) F संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम भाग 3 के अनुच्छेद को याद करेंगे, और जब हम अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 को दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक एक अनुच्छेद का हम डिटेलिंग प्रारंभ करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 3 के अनुच्छेद याद करते हैं। भाग 3 है दोस्तों, भाग 3 है मौलिक अधिकार। भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार। भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिए, भाग 3 मौलिक अधिकार, इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। देखिएगा, अनुच्छेद 12 को याद करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में लिखा गया है दोस्तों राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में लिखा गया है दोस्तों राज्य की परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 12 में लिखा गया है दोस्तों राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ लागू होगी दोस्तों भाग 3 में। यह भाग 3 के अतिरिक्त कहीं और दूसरे भाग में लागू नहीं होती है। भाग 3 में है दोस्तों, भाग 3 में पकड़ना है अनुच्छेद 12
राज्य की परिभाषा जो सिर्फ और सिर्फ भाग 3 में लागू है दोस्तों, इसके अतिरिक्त ये किसी अन्य भाग में लागू नहीं होती है, केवल भाग 3 में लागू ये होता है दोस्तों, केवल भाग 3 में लागू, केवल भाग 3 में लागू। चलिए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों राज्य की परिभाषा। हमें वैसे आर्टिकल सिर्फ याद करना है, लेकिन थोड़ा सा आर्टिकल को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा, और बाद में जब अनुच्छेद 12 को हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों तो इसको और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 12 है दोस्तों राज्य की परिभाषा। यहां पर राज्य का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर राज्य का क्या मतलब है समझते हैं। राज्य का मतलब है दोस्तों केंद्र से, ध्यान दीजिएगा। राज्य के 4 पैरामीटर है, जिसमें से पहला पैरामीटर है दोस्तों केंद्र, ध्यान दीजिएगा केंद्र। राज्य का मतलब है दोस्तों केंद्र। केंद्र का मतलब है दोस्तों केंद्र सरकार, अर्थात केंद्र सरकार जो कि राज्य के अंतर्गत आता है। केंद्र में दूसरा है दोस्तों संसद, ध्यान दीजिएगा, अर्थात संसद की कार्यप्रणाली दोस्तों राज्य के अधीनता में आता है, ध्यान दीजिए। तो राज्य के अंतर्गत पहला पैरामीटर है दोस्तों केंद्र। केंद्र का मतलब है केंद्र सरकार तथा संसद, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि तो यहां पर है दोस्तों राज्य। राज्य का मतलब है दोस्तों केंद्र। केंद्र से मतलब है केंद्र सरकार तथा संसद। समझते हैं दोस्तों राज्य का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है, अर्थात नागरिकों के तथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन कर सकता है दोस्तों राज्य। इसीलिए राज्य के अंतर्गत जिन जिन पैरामीटर्स को डाला गया है दोस्तों, ये वो पैरामीटर होंगे जिसके द्वारा नागरिकों के तथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, राज्य के अंतर्गत आता है पहला तो केंद्र, जिसमें आएगा दोस्तों केंद्र सरकार तथा संसद। दूसरा पैरामीटर है दोस्तों राज्य। यहां पर यह राज्य अलग है दोस्तों, यहां से इस राज्य का मतलब है दोस्तों हमारे प्रांत, हमारे प्रदेश, हमारे स्टेट्स, ध्यान दीजिएगा। राज्य का मतलब है दोस्तों, राज्य में 2 पैरामीटर आएगा। पहला पकड़ना है राज्य सरकार, पहला है दोस्तों राज्य सरकार। दूसरा है दोस्तों आपका राज्य विधान मंडल, यह है दोस्तों राज्य विधान मंडल। अर्थात केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा भारतीय नागरिक या व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है। तो ये 2 पैरामीटर आते हैं दोस्तों राज्य परिभाषा के अंतर्गत। तीसरा पैरामीटर पकड़ना है दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी। तीसरा पकड़ना है दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब पकड़ना है आपको, ध्यान दीजिएगा। एक तो पकड़ना है दोस्तों नगरीय निकाय, एक पकड़ना है दोस्तों नगरीय निकाय। यहां पर नगरीय निकाय का मतलब है दोस्तों नगर निगम, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में। यह है क्या नगरीय निकाय, या हम कह सकते हैं दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी का मतलब है पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। ध्यान दीजिए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों जिला पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, और एक पकड़ना है दोस्तों ग्राम पंचायत। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, और एक पकड़ना है दोस्तों ग्राम पंचायत। तो यहां पर अभी हमने राज्य की परिभाषा में 3 पैरामीटर देखा दोस्तों, केंद्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकारी। इसके बाद इसका चौथा पैरामीटर पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चौथा पैरामीटर पकड़ते हैं दोस्तों अन्य प्राधिकारी। तो अन्य प्राधिकारी में पकड़ना है, ध्यान दीजिए अन्य प्राधिकारी। अब यहां पर अन्य प्राधिकारी का मतलब पकड़ना है दोस्तों ऐसी संस्था जो सरकार के अधीन आती हो, ऐसी कोई भी संस्था या संस्थान जो सरकार के अधीन आती हो या सरकार के अनुदान द्वारा, या जो जिसे सरकार द्वारा अनुदान
प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर अन्य प्राधिकारी में ऐसी संस्था या संस्थान आएगी जो सरकारी हो या जिसे सरकार के द्वारा अनुदान प्रदत्त किया जाता है। देखिएगा, जैसे कि पकड़ते हैं दोस्तों भारतीय रेलवे, जैसे पकड़ते हैं दोस्तों भारतीय रेलवे, जैसे है दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या पकड़ सकते हैं दोस्तों यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग पीएससी, जैसे कि सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान पीएससी। जैसे कि हम पकड़ सकते हैं दोस्तों भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। जैसे कि हम पकड़ सकते हैं दोस्तों आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, सेल भेल गेल, जितने भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये सब आते हैं दोस्तों अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, तो ये है दोस्तों चौथा पैरामीटर। तो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों राज्य। राज्य कहने का मतलब यह है दोस्तों मौलिक अधिकार का हनन जो किया जा सकता है दोस्तों, वो राज्य के द्वारा किया जा सकता है। और राज्य के अंतर्गत आते हैं केंद्र, जिसका मतलब है दोस्तों केंद्र सरकार, संसद। राज्य मतलब राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल। स्थानीय प्राधिकारी ये आएगा दोस्तों नगरीय निकाय या पंचायती राज व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, या अन्य प्राधिकारी में भारतीय रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूपीएससी, पीएससी, आपका भेल गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आपका भारतीय खाद्य निगम। ध्यान दीजिए, लेकिन ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो या संस्थान हैं जो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले ऑर्गेनाइजेशन में पहला पकड़ना है दोस्तों न्यायालय। पहला पकड़ना है दोस्तों न्यायालय। न्यायालय को ध्यान दीजिएगा, न्यायालय को राज्य की परिभाषा के बाहर रखा गया है। ध्यान दीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 13, जिसमें लिखा गया है मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। दोस्तों, जब मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा तो इसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि राज्य का सिंपल सा मीनिंग है दोस्तों ऐसे पैरामीटर जो भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन कर सकती है। अर्थात राज्य के परिभाषा में हम न्यायालय को नहीं रख सकते। अनुच्छेद 12 में न्याय की अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत न्यायालय को नहीं रखा गया है दोस्तों, आपका एनसीईआरटी को नहीं रखा गया है दोस्तों, और निजी संस्थान को नहीं रखा गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके अंतर्गत किसी भी निजी संस्थान को नहीं रखा गया है। जैसे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो सरकार द्वारा चलाई जाती है या सरकार द्वारा उन्हें अनुदान प्रदान किया जाता है दोस्तों, ये सब आते हैं दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। अर्थात विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन किसी निजी संस्थान जैसे कि निजी महाविद्यालय, निजी विद्यालय को दोस्तों राज्य की परिभाषा के बाहर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 को हम और डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों जब मैं अनुच्छेद 12 को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा क्या कहना चाहता है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया। तो हमने क्या याद किया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत 4 पैरामीटर को रखा गया है। केंद्र अर्थात केंद्र सरकार व संसद, राज्य मतलब राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय निकाय व दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, अन्य प्राधिकारी, ऐसी कोई भी संस्थान जो सरकार द्वारा चलाई जाती है या सरकार द्वारा उन्हें अनुदान प्रदत्त किया जाता है, ये सब आती है दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, लेकिन निजी संस्थान को छोड़कर। इसके अतिरिक्त याद रखना है दोस्तों न्यायालय को और एनसीईआरटी को आपके राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ध्यान दीजिए, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 13। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 13। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 13
ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 13 क्या कहता है दोस्तों, समझिएगा। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा। मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा, सर्वोच्च न्यायालय का होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अर्थात मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। इस अनुच्छेद को समझने के लिए हम यह थोड़ा देखते हैं कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है, और बाद में फिर डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 13 में लिखा गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, किस प्रकार से भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। ध्यान दीजिए, कानून या विधि दो प्रकार का पकड़ना है दोस्तों, विधि या कानून को दो प्रकार का पकड़ना है। पहला, भारत का संविधान लागू हुआ है दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 की स्थिति में। अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी कानून बनाए गए भारत में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं, ब्रिटिश सरकार के हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी कानून बनाए गए ये भारत के संसद के द्वारा बनाए गए। संसद का मतलब होता है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अर्थात ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर कानून की बात करता हूं तो कानून में ऐसे कानून जो संविधान लागू होने के पूर्व बनाए गए, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, ऐसे कानून को रखे गए हैं दोस्तों अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत। इसे रखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 13(1). अनुच्छेद 13(1) में लिखा गया है दोस्तों, संविधान लागू होने के पूर्व के बने कानून, संविधान लागू होने के पूर्व बने कानून, होने के पूर्व बने कानून, मतलब ऐसे कानून जो भारत का संविधान लागू होने के पूर्व बने। अर्थात दोस्तों ऐसे कानून बनाए गए हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो संविधान लागू होने के पूर्व जो भी कानून भारतवर्ष में लिए गए हैं वो लिए गए हैं दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा बने कानून को लिया गया है। इसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 13(2). ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2) में क्या लिखा गया है, संविधान लागू होने के बाद बने कानून, संविधान, इसमें लिखा गया है दोस्तों संविधान लागू होने के बाद बने कानून, संविधान लागू होने के, यह है पूर्व बने कानून और यह है दोस्तों बाद बने कानून। संविधान, भारत का संविधान लागू होने के बाद जो भी कानून बनाया गया है दोस्तों, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले के बने कानून और यह है दोस्तों बाद के बने कानून, और यह बनाया गया है दोस्तों भारत के संसद के द्वारा। संसद का मतलब होता है दोस्तों, संसद का मतलब होता है दोस्तों लोकसभा, लोअर हाउस, इसके बाद होता है दोस्तों राज्यसभा, अपर हाउस, और इसके बाद होता है दोस्तों राष्ट्रपति। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्थात किसी भी बिल को सबसे पहले पेश किया जाता है दोस्तों लोकसभा में, यहां से पारित होता है दोस्तों राज्यसभा में, और राज्यसभा से बिल पास होता है दोस्तों तो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो बन जाता है दोस्तों कानून। तो ध्यान दीजिए, यदि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बना हुआ कोई भी कानून भारत सरकार लेती है तो इसमें दो बातें होंगी दोस्तों। यदि मान लीजिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अगर हम कोई कानून ले रहे हैं और ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई भी कानून अगर भारत सरकार लेती है तो इसमें दो बातें होंगी। पहली बात यह कि सर्वोच्च न्यायालय यह चेक करेगा
कि उस कानून में भारत के नागरिकों का या विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का आंशिक क्षय हो रहा है कि पूर्णतः क्षय हो रहा है, अर्थात आंशिक हनन हो रहा है कि पूर्णतः हनन हो रहा है। यदि ब्रिटिश सरकार से जो भी कानून भारत सरकार ले रही है, अगर उसमें भारत के नागरिकों का आंशिक हनन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें दोस्तों आंशिक हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का आंशिक हनन हो रहा है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो सिद्धांत अप्लाई करती है, इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। इसे कहते हैं दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय यह चेक करती है कि यदि किसी कानून के द्वारा नागरिकों के या विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का आंशिक हनन हो रही है, तो वह उसे आंशिक रूप से पृथक करती है। ध्यान दीजिए, फिर इस कानून को भारत सरकार के द्वारा लागू किया जा सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी कानून के द्वारा, जिसे ब्रिटिश सरकार के से लिया जा रहा है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को भारत सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, यदि उसमें मौलिक अधिकार का पूर्ण हनन हो, यदि इसमें मौलिक अधिकार का पूर्ण हनन हो दोस्तों, तो इसे पूर्णतः शून्य किया जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों आच्छादन का सिद्धांत। इसे कहा जाता है दोस्तों आच्छादन का सिद्धांत, अर्थात भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को पूर्णतः दोस्तों शून्य कर देती है, पूर्णतः दोस्तों शून्य कर देती है। ध्यान दीजिए, अर्थात अनुच्छेद 13(1) में दोस्तों दो सिद्धांत अप्लाई किया जाता है। एक है दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा है दोस्तों आच्छादन का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 13(2) संविधान लागू होने के बाद बने कानून, मतलब जो भी कानून बनाए जाएंगे दोस्तों, इसे संसद के द्वारा पारित करवाया जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहां पर दोस्तों संसद जो भी कानून बनाती है, ध्यान दीजिएगा, संसद जो भी कानून बनाती है दोस्तों, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है। इसे कहा जाता है दोस्तों जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन। तो अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि संसद जो भी कानून बनाई जाती है, संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है दोस्तों, इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए भेजा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए दोस्तों भेजा जाता है। ध्यान दीजिए, तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकित करता है, जिसे कहते हैं दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अर्थात जुडिशियल रिव्यू में अगर यह पाया गया कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून में मौलिक अधिकार का आंशिक हनन हो रहा है दोस्तों, तो यहां पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे पृथक कर देता है। अर्थात यहां अप्लाई किया जाता है, ध्यान दीजिए, यहां अप्लाई किया जाता है दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत। यहां अप्लाई किया जाता है दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत। और हम जानते हैं कि भारत का संसद जाने अनजाने में भी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेगी। अर्थात यहां पर पूर्ण हनन, यहां पर संसद द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का पूर्ण हनन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आंशिक हनन किया गया, मौलिक अधिकार का आंशिक हनन किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा उसे पृथक कर दिया जाएगा। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 13 का मतलब। इसे और हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, तो अनुच्छेद 12, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 12 है दोस्तों राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 है दोस्तों राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 है दोस्तों मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने कितने आर्टिकल्स याद किए? अभी तक हमने दोस्तों कुल 13 आर्टिकल याद किए हैं। देखिए क्या क्या, सुनिएगा। भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्य का निर्माण भूमि अधिग्रहण के द्वारा। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन
अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। 5 अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 14।